नमस्कार दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यूरोप के लिए भारत में किस तरह की फसलें बोने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों पर दबाव डाला। साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी कि इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ी और भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी क्यों बढ़ी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, यानी कि इंडिगो की खेती कैसे होती थी। तो दोस्तों, इंडिगो कल्टीवेशन के दो मुख्य तरीके थे। पहला था निज कल्टीवेशन और दूसरा रैयती कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन की जो व्यवस्था थी उसमें जो प्लांटर्स थे, बागान मालिक थे, उनकी वो अपनी जमीन पर इंडिगो प्रोडक्शन करते थे और उनकी अगर अपनी ज़मीनें नहीं है तो वो ज़मीनों को खरीद लेते थे या जो दूसरे जमींदार होते थे उनसे ज़मीन को रेंट पर लेते थे और वहाँ मजदूरों को काम पर लगाकर इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे। दोस्तों, निज जो है एक हिंदी शब्द है, तो इसका मतलब होता है निज, अपना, और कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो अपनी जमीन पर खेती करना, इसमें जमीनें किसकी होती थी? जो प्लांटर्स है उनकी खुद की जमीनें होती थी, और अगर नहीं होती थी तो जमीनों को या तो रेंट पर लेते थे या फिर वो खरीद लेते थे और मजदूरों की सहायता से वहां पर इंडिगो प्रोडक्शन करवाते थे। मगर दोस्तों, इसमें भी अपनी एक समस्या थी, द प्रॉब्लम्स विद लैंडस्केप निज कल्टीवेशन। और निज कल्टीवेशन में समस्याएं क्या थी दोस्तों? बागान जो मालिक थे उनको इंडिगो कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती जो है वो फर्टाइल लैंड पर की जाती है, यानी कि उपजाऊ जमीन पर की जाती है, और ऐसी जमीन पर पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज्यादा थी, यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड होती थी। इधर उधर छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। इंडिगो की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े लैंड की जरूरत पड़ती थी और इस तरह की जमीनें उनको कहाँ से मिल सकती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो इंडिगो की फैक्ट्री थी उसके आसपास जमीन को लीज पर लेना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन, यानी कि संघर्ष और तनाव पैदा हो गया। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी थी कि मजदूरों का इंतजाम आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे लेबर की जरूरत होती है और लेबर की जरूरत भी उस समय सबसे ज्यादा होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे। दोस्तों, इंडिगो कल्टीवेशन भी उसी समय होती थी जब धान की खेती होती थी, इसलिए बहुत सारे किसान और बहुत सारे लेबर जो है धान की खेती में व्यस्त होते थे। यही कारण था कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए लेबर आसानी से नहीं मिल पा रहा था। कुछ और भी समस्याएं थी, जैसे कि निज कल्टीवेशन के लिए 2 हल की जरूरत पड़ती थी। एक बीघा जमीन के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी प्लांटर्स के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसके लिए कम से कम 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी, और हलों को खरीदना और उनका रख रखाव अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय किसान खुद धान की खेती में व्यस्त होते थे। उनके जो हल है, बैल है, धान की खेती में व्यस्त होते थे। इसलिए इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हल और बैलों की व्यवस्था करना आसान नहीं था। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के आखिर में बागान मालिक इंडिगो कल्टीवेशन का क्षेत्रफल बढ़ाने में इसीलिए हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती सिस्टम के अंतर्गत आती थी। दोस्तों, ये रहा निज कल्टीवेशन
और उसकी अपनी समस्याएं। आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स, रैयतों की जमीन पर नील की खेती करना। दोस्तों, जहां निज कल्टीवेशन में बागान मालिक की अपनी जमीनें होती थी या फिर वो रेंट पर लेते थे या फिर खरीद लेते थे, वही रैयत व्यवस्था में क्या होता था कि रैयत होते हैं, छोटे छोटे जो किसान होते थे उनको रैयत कहा जाता, उनकी अपनी जमीनें होती थी, रैयतों की जमीनें होती थी। इसीलिए रैयत व्यवस्था में जो बागान मालिक होते थे वो रैयतों के साथ एक एग्रीमेंट या जिसको हम सट्टा कह सकते हैं वो करते थे। कई बार बागान मालिक गांव के जो मुखिया होते थे, विलेज हेडमैन, उनसे भी एक एग्रीमेंट करते थे या उनको एग्रीमेंट करने के लिए बाध्य करते थे। जो इस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर देते थे उन्हें इंडिगो उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। मगर कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर इंडिगो की खेती करनी होती थी। ये एग्रीमेंट था। एक तरफ बागान मालिक रैयतों को कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे, उधर जो रैयत है उनको अपनी जमीन पर के कम से कम 25% जमीन पर इंडिगो कल्टीवेशन करनी होती थी। बागान मालिक जो सीड्स और टूल्स वो प्रोवाइड करते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना या फिर बीज बोना या फसल की देखभाल करना, इसका जिम्मा पीजेंट्स का होता था, किसानों का होता था। दोस्तों, जब फसल कटाई हो जाती थी तो फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और ये जो चक्र है ये चलता रहता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक इंडिगो प्लांट है, इसकी खेती की जा रही है। किसान जो है इंडिगो को काट रहे हैं। आगे हम देखते हैं ये सर्कल जो है लोन लेने का सर्कल चलता रहता था। जो किसान पहले से ही इससे इंट्रोड्यूस थे या इसकी तरफ आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया था कि ये जो व्यवस्था है ये बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठिन है। उन्हें नील की जो कीमत चुकानी थी वो बहुत कम थी और कर्ज का सिलसिला ये कभी खत्म नहीं होता था। इससे किसान हमेशा, जो पीजेंट्स थे, वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। दोस्तों, समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में इंडिगो कल्टीवेशन करे, मगर इंडिगो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जो रूट्स होती, जड़ें होती, वो बहुत गहरी होती है और वो सॉइल की सारी जो फर्टिलिटी है या जो उसकी ताकत होती है वो खींच लेती है। मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती है। नतीजा ये होता है कि इससे इस पर फिर दोबारा धान की खेती नहीं की जा सकती थी क्योंकि फर्टिलिटी समाप्त कर देती थी। तो दोस्तों, ये था रैयती कल्टीवेशन। इसकी भी अपनी कुछ समस्याएं थी। आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिगो रेबल, या इसको हम ब्लू रेबेलियन के नाम से भी जानते हैं। ब्लू रेबेलियन क्या था और उसके बाद क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।